हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म किया था। आप लोगों को पीडीएफ एक भेजी गई, वो आपने सॉल्व की होगी और आज आपको उसकी आंसर की भी भेजी जाएगी। उसके साथ साथ हम लोग और एक पीडीएफ आपको भेजेंगे। कल या परसों में आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें आंसर के साथ वो पीडीएफ होगी। सबसे पहले खुद से सॉल्यूशन करिए, उसके बाद उस आंसर की के अंदर सॉल्यूशन के साथ होगा तो सॉल्यूशन देखिए एंड आंसर चेक करिए। राइट, तो आपका इतना मैं बोल सकता हूं कि उस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम आ सकता है आपको नीट और जेईई के अंदर, और 8 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी टोटल आ सकते हैं। मींस एक मिनिमम क्वेश्चन होता है और 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो आप लोगों को वो अच्छे से याद करना होगा चैप्टर को। आज हम लोग और एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन अ प्रॉपर्टी। मैं जानता हूं पहला चैप्टर हमारा अभी भी बाकी है, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे, ओके, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द केमिस्ट्री, तो वो भी हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद हम वो चैप्टर ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन अ प्रॉपर्टी मींस ये पूरा का पूरा चैप्टर अबाउट पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल देखो, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका एक चैप्टर हमने खत्म किया, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। मोल कॉन्सेप्ट भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, मींस जिसमें एग्जांपल्स आते हैं उन सबको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स बोलते हैं। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग टॉपिक है, वो आएगा तो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी बात करनी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत बेसिक सा चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन अ प्रॉपर्टी। ये चैप्टर, इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले थे, पीरियोडिक टेबल किस तरह से डेवलप हुआ, पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए शुरुआत किसने करी, कौन से साइंटिस्ट थे इसके पीछे लगे हुए थे और किसको सफलता मिली, ये सारे पॉइंट हम लोग आज समझने वाले हैं। लेकिन पहले ये समझ लो कि जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ 100 एलिमेंट की नहीं है। 100 एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते, करोड़ और लैक्स ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते, इन सबके साथ रिलेटेड है केमिस्ट्री। जैसे कि एक एग्जांपल से रिलेट करवाओ तो अल्फाबेट्स कितने हैं, हमारे एबीसीडी वर्ड्स मींस अल्फाबेट्स कितने हैं, बोलिए 26, वेरी गुड। ये 26 अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके कितने वर्ड्स बना रखे हैं, कितने वर्ड्स बना रहे हैं। कोई ऐसी एक सिंगल डिक्शनरी नहीं होगी जिसमें सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा ही होगा। कहने का मतलब यह है कि करोड़ ऑफ वर्ड्स वहां से डेवलप हुए, सिर्फ है अल्फाबेट्स कितने, 26। ऐसे ही एलिमेंट हमारे कितने हैं, मोर देन 100 है। लेकिन ग्लेंटी सीबर्ग ने ये स्टेटमेंट बोला था जो मैं अभी बता रहा हूं, तो उस टाइम पे नियरली 100 एलिमेंट फाइंड हो चुके थे। तो जो 100 एलिमेंट फाइंड हो चुके हैं, तो ग्लेंटी सीबर्ग ने बताया कि केमिस्ट्री सिर्फ 100 एलिमेंट की केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो 100 एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जितने कंपाउंड बनाते हैं उन सभी कंपाउंड की भी ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि 100 एलिमेंट को समझ लिया केमिस्ट्री खत्म, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अभी के लिए हमें एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, पीरियोडिक टेबल में उनकी अरेंजमेंट किस तरह से करी जाती है, उसके बारे में समझना है। राइट, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन अ प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात करूं मैं तो इन 1800 31 एलिमेंट जो थे वो फाइंड हो चुके थे, 31 एलिमेंट्स वहां पर फाइंड हो चुके थे। एंड में बात करूं 1865 की, तो उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स फाइंड हो चुके थे। इन 1800 31 एलिमेंट एंड 1865 तक 63 एलिमेंट्स फाइंड हो चुके थे। जब ये 31 एलिमेंट ही मिले थे उस टाइम पे तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोच लिया था कि ये 31 एलिमेंट को याद रखना, उसकी प्रॉपर्टी याद रखना, उसके नेम याद रखना बहुत आसान है। उसके सिंबल, नेम एंड प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं क्योंकि 31 ही एलिमेंट है।
लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए, जैसे कि 1800 से 1865 तक नंबर ऑफ एलिमेंट डबल से भी ज्यादा हो गए। एंड जब ये 63 एलिमेंट हो चुके थे तो साइंटिस्ट को ये तो पता चल गया कि ये एलिमेंट और भी मिलेंगे, और सबके नेम, सबके सिंबल, सबकी प्रॉपर्टी याद रखना कोई आसान काम नहीं होगा। तो इसके लिए उनको क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई, और वहां से एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास को ध्यान में लेते हुए उन्होंने क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत कहां से महसूस हुई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब जब बढ़ते गए तब उनके नेम, सिंबल एंड प्रॉपर्टी को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा, और उसी के लिए उनको क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने के लिए जो साइंटिस्ट ने काम किया उसका नाम था लेवोइजर। क्या नाम है? लेवोइजर। अब लेवोजियर भी बोलते हैं इसे एंड लेवोइजर भी बोलते हैं। इसने क्या किया, तो लेवोइजर ने बहुत सिंपल सी बात करी कि एलिमेंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट। एलिमेंट्स को हम दो डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मेटल्स एंड दूसरे हैं नॉन मेटल्स। एलिमेंट दो ही तरह के हो सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये शुरुआत की बात है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हमको पता है कि सेमी मेटल भी तो मिले हमको, एंड आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ सेमी मेटल्स एंड इनर्ट गैस जैसे ही मिले, ये लॉ जैसे ही ये फाइंड हुए, ये लॉ जो है वो रॉन्ग हो गया। तो लेवोइजर रॉन्ग हो गया जब उसने बताया था कि एलिमेंट तो सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, जबकि सेमी मेटल एंड इनर्ट गैस जैसे ही मिले, ये जैसे ही फाइंड हुए, ये लॉ खत्म हो गया। उसने शुरुआत तो करी थी कि मेटल को एक साइड रखो, नॉन मेटल को एक तरफ रखो, बात खत्म, क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सेमी मेटल एंड इनर्ट गैस मिले तो ये जो दो क्लासिफिकेशन थे उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, एंड फिर लेवोइजर जो है वो रॉन्ग हो गया। अंडरस्टूड? तो ये शुरुआत की बात है। लेवोइजर के बाद सेकेंड जो साइंटिस्ट था उसका नाम था जॉन डॉबरेनर। जॉन डॉबरेनर, याद रखना, डॉबेनियर भी बोलते हैं उसे, तो जॉन डॉबरेनर या डॉबेनियर भी बोल सकते हो। इसने क्या किया, तो इसने लॉ ऑफ ट्राइड्स किया। लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब ये क्या है, लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है, तो ये जो है इसमें बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट डॉबरेनर ने बताया था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखो। तीन एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखो, जिसमें पहला एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट उसके एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट का होगा। लॉ ऑफ ट्राइड्स बहुत सिंपल है। उसने बताया तीन एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक साथ रखो। सेकेंड पॉइंट, पहला एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक वेट आएगा, उस एटॉमिक वेट का एवरेज निकालो, वो बीच वाले एलिमेंट का होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मेरे पास है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में लिथियम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा, तो ये 7 है। पोटेशियम का 39 है, ये दोनों का एवरेज करो, 39 प्लस 7 46, डिवाइड बाय 2 करो तो ये हो जाएगा 23। तो हमको सोडियम का एटॉमिक मास कितना मिल रहा है, 23 मिल रहा है। ऐसा ही नहीं, और भी एक ट्राइड्स मिली, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का मास कितना है, 40, बेरियम का कितना है, 137। ये दोनों का एवरेज करो, 87.5 आता है, जबकि स्ट्रोंशियम का आता है 88। तो ऑलमोस्ट नियरर आया, ये ऑलमोस्ट नियरर मिल रहा है हमको। तो स्ट्रोंशियम का भी एवरेज एटॉमिक मास है, ऐसा बोलेंगे। चलिए, उसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, या फिर एक काम करो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ले लो। चलिए, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, आयोडीन का कितना होता है 127। ये दोनों का एवरेज करो तो जो आएगा वो ब्रोमीन का आएगा, ऑलमोस्ट नियर टू 80 आएगा। एग्जैक्ट 80 आना जरूरी नहीं है, नियर टू 80 आएगा। तो जॉन डॉबरेनर ने बहुत आसान सी बात बताई कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो,
उसका एवरेज निकालो, वो बीच के एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसका एवरेज बीच वाले एटॉमिक मास होगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये लॉ ऑफ ट्राइड्स है, बट ये भी बहुत कुछ खास लॉन्ग टाइम तक नहीं चला, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ संजोग है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये जॉन डॉबरेनर ने बताया, लेकिन ये लॉ भी आगे तक कैरी नहीं कर पाया। अब जॉन डॉबरेनर के बाद और एक साइंटिस्ट है जिसने ट्राई किया इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने का। उस साइंटिस्ट का नेम था AEBD कान-कोर्टोइस। थोड़ा सा नेम जो है वो ऑकवर्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। AEBD कान-कोर्टोइस, ये एक साइंटिस्ट है। इसने क्या किया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में एटम को अरेंज किए। एलिमेंट जितने भी थे उन सबको सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किए। जैसे कि मैं यहां पर थोड़ा ट्राई करके दिखाऊं आपको, तो यहां पर ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, और सारे एलिमेंट को हम लोग इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज करने का ट्राई करते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरह से एलिमेंट को हम अरेंज करेंगे, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, लिथियम, जो यहां पर है वो। तो यहां पर आएगा लिथियम। लिथियम के बाद 4 नंबर का एलिमेंट कौन सा है बेटा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। सिमिलरली लिथियम के साथ साथ यहां पर बात करें तो उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो AEBD कान-कोर्टोइस ने क्या किया कि आफ्टर फिक्स्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट आ रहा है वो रिपीट प्रॉपर्टी वाला होता है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, आफ्टर द फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टी को कैरी करेगा, ऐसा बताया उसने। देखो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके जैसी उसने कैरी करी, सोडियम जैसी। बेरिलियम की लाइन में मैग्नीशियम होगा, बोरॉन के साथ एल्यूमिनियम, कार्बन के साथ सिलिकॉन, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस, ऑक्सीजन के साथ सल्फर एंड क्लोरीन के साथ क्लोरीन। जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसने अरेंज किया, लेकिन ये लॉ भी कुछ आगे तक नहीं चला। उसका रीजन ये है कि यहां पर उसने एक स्टेटमेंट ऐसा बताया था कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद एक रिपीट प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आता है, लेकिन वो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा वो नहीं बताया। सिर्फ बताया फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद वो रिपीट प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आता है, जबकि वो स्टेटमेंट ऐसा नहीं बोल सकते। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर के बाद रिपीट प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा। जबकि AEBD कान-कोर्टोइस ने तो सिर्फ और सिर्फ, जैसे एयर में बात करते हैं कि एक नंबर के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है, एक नंबर कौन सा नंबर वो नहीं बता पाया, तो ये लॉन्ग टाइम तक कैरी नहीं कर पाया वो। चलिए AEBD कान-कोर्टोइस के बाद और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड करके साइंटिस्ट है। इसने क्या बताया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है इसने, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने क्या किया, हमको पता होना चाहिए कि जो संगीत होता है, मींस म्यूजिक होता है, उसके सुर कितने हैं, सा रे ग म प ध नि सा। इसका मतलब यह है कि यदि मैं उसके साथ उसे कंपेयर करूं, सा रे ग म प ध नि सा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो एवरी 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसा होगा। इसने ये एक भगवान का एक पॉइंट बताया, ये इंडिकेट कर रहा है गॉड हमें कि भाई ये म्यूजिक के 7 जो सुर है, तो उसमें सा के बाद सा रहता है 8वां नंबर, तो हर 8वां एलिमेंट रिपीट प्रॉपर्टी वाला होगा। ये किसने बताया, न्यूलैंड ने बताया। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन ये रूल जो है वो कैल्शियम तक ही सही था। दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम ओनली। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल रहा कहां तक, सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद ये लॉ काम नहीं कर पाया।
एंड उसके बाद इनर्ट गैस जैसे ही फाइंड हुए, आफ्टर द फाइंडिंग इनर्ट गैस, ये लॉ बिल्कुल काम नहीं करता है। कैसे? देखो, सारे ग म प ध नि, तो यही है वैसे, सारे ग म प ध नि, और सा जो है वो लिथियम के साथ सोडियम मैच कर रहा है। देखो, ए विद कान-कोर्टोइस का ही लॉ है, बट इसने बताया था कि एक फिक्स नंबर के बाद एलिमेंट जो है वो रिपीट प्रॉपर्टी वाले होते हैं। इसने बताया 8वां एलिमेंट ही रिपीट प्रॉपर्टी वाला होता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब ये फ्लोरीन 9 नंबर का एलिमेंट है, 10 नंबर का एलिमेंट नहीं मिला था तो डायरेक्टली 11 नंबर का एलिमेंट लिथियम के साथ रख लिया। जैसे ही 10 नंबर का एलिमेंट मिला नियॉन, मींस इनर्ट गैस, तो यहां पर जब नियॉन रखेंगे तो ये 8वां एलिमेंट नियॉन होगा। बोलो, लिथियम के थ्रू हम लोग कनेक्ट करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। यहां पर 8 नंबर का एलिमेंट जो है वो नियॉन आएगा। नियॉन की प्रॉपर्टी सोडियम से बिल्कुल मैच नहीं करती है, इसका मतलब ये है, या लिथियम से भी मैच नहीं करती है। तो इनर्ट गैस की खोज के बाद ये लॉ काम नहीं करता है, क्योंकि 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी रखना चाहिए। जैसे ही मैं यहां पर नियॉन रखता हूं, नियॉन एंड लिथियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये न्यूलैंड ने बताया। उसके बाद ये लॉ भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लॉथर मेयर। लॉथर मेयर। अब लॉथर मेयर के साथ साथ और एक साइंटिस्ट है दिमित्री मेंडेलीव। दिमित्री मेंडेलीव, दोनों ने इंडिविजुअली काम करते हुए सेम पीरियोडिक टेबल बनाया था। दिमित्री मेंडेलीव अपनी जगह, लॉथर मेयर अपनी जगह काम कर रहा था, लेकिन दोनों ने जो पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया वो सेम टू सेम था, डिट्टो। इसका मतलब यह है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस आया, लेकिन दिमित्री मेंडेलीव ने लॉथर मेयर से पहले डेवलप कर लिया और दिमित्री मेंडेलीव ने पहले उसे रिप्रेजेंट कर दिया। लॉथर मेयर बाद में रिप्रेजेंट कर पाए। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल किसके नाम से जानते हैं? दिमित्री मेंडेलीव के नाम से जानते हैं। तो लॉथर मेयर ने क्या किया था उसके बारे में थोड़ा बात करें तो उसने एक ग्राफ डेवलप किया। कैसा ग्राफ? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का। अब वो ग्राफ किस तरह से है तो उसके बारे में देखते हैं। जरा ध्यान देना, मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं। आई होप कि आपको दिखेगा ये पॉइंट। चलो एक काम करो, लॉथर मेयर के बारे में बात करनी है। आई डोंट थिंक कि पूरा का पूरा ग्राफ में यहां तक रिप्रेजेंट करूंगा तो वो दिखेगा आपको। तो पहले इसे नोट करो, फिर हम लोग लॉथर मेयर के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखो, लॉथर मेयर ने काम क्या किया था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का एक ग्राफ बनाया। एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक वेट बोलो। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से था। यहां पर ले लो आप लोग एटॉमिक वॉल्यूम। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है और यहां पर आता है हमारा एटॉमिक मास। ये ग्राफ डेवलप किया था लॉथर मेयर ने। इस ग्राफ की डिजाइन आप देखो तो कुछ इस तरह से आती है ये ग्राफ की डिजाइन, लाइक दिस, जिसमें ये जो पीक पॉइंट है वहां पर फिक्स प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट देखने को मिले। फिक्स प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थोड़ा सा आगे कैरी करें तो कुछ इस तरह से भी आएगा। इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो देखो आप लोग, यहां पर आपको लिथियम देखने को मिलेगा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फिक्स एलिमेंट हमको पीक पॉइंट पे मिले। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड आए, डाउन साइड, तो यहां पर हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे। डाउन साइड मीन्स ग्राफ जैसे ही यहां से नीचे की तरफ आता है उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर आएगा पॉइंट, यहां पर ये सारे पॉइंट देखो, नीचे की तरफ जैसे ये ग्राफ आता है पॉइंट हमें मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी फिक्स एलिमेंट के मिले, जैसे कि यहां पर मिला हमको बेरिलियम, फिर मिला मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ऐसे फिक्स एलिमेंट मिले। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, ये सारे एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के हैं। देन आफ्टर
जैसे ये पीक पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये पॉइंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है वहां पर भी फिक्स एलिमेंट मिले, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट। एंड जो ये नीचे का पॉइंट है, कर्व जब नीचे की तरफ आता है तो ये नीचे का जो पॉइंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो। इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं उसके बारे में हम इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, राइट। तो यहां पर कहानी ये है कि यहां पर तो मैंने लिथियम वाला ग्रुप मींस फर्स्ट ग्रुप, फिर बेरिलियम वाला ग्रुप मींस सेकेंड ग्रुप, फिर हैलोजन ग्रुप एंड डी ब्लॉक, इतने ही रिप्रेजेंट किए। टोटल कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। आज हम जो पीरियडिक टेबल जानते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं बेटा? 18 है। अब सारे ग्रुप के एलिमेंट को मैं इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो जाएगा। इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन मुझे जो देनी है आपको वो मैं प्रॉपरली नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ इतना यूजफुल नहीं हुआ। नो डाउट कि दिस इज द ट्रू ग्राफ, ये सही ग्राफ था, लेकिन ग्राफ के ऊपर से हम लोग एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करना या एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए भी इसको इतना बहुत हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये ग्राफ जो था इसके ऊपर से ही मेंडेलीव का भी, यही प्रिंसिपल के ऊपर मेंडेलीव का प्रिंसिपल भी काम कर रहा है, मेंडेलीव का पीरियडिक टेबल भी यही प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन फिर भी मेंडेलीव ने जिस तरह से दिया वो बहुत इजी वे था, जबकि लॉथर मेयर ने जो दिया वो सही ही है, बट इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। इसको ग्राफ के ऊपर से समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, राइट। तो अब हम लोग लॉथर मेयर के बाद कौन से साइंटिस्ट ने काम किया बेटा? याद करो, मैंने बताया था आपको, दिमित्री मेंडेलीव। दिमित्री मेंडेलीव। तो ये दिमित्री मेंडेलीव ने जो पीरियडिक टेबल दिया है उसके बारे में हमें बात करनी है। पहले इसे नोट करिए, फिर पूरा का पूरा वर्ड मुझे वापस दिमित्री मेंडेलीव के बारे में चाहिए। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दिमित्री मेंडेलीव ने जो ग्राफ बताया है, जो पीरियडिक टेबल को दिखाया है या एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट है हमारा दिमित्री मेंडेलीव। दिमित्री मेंडेलीव का स्पेलिंग आपको आना चाहिए बेटा। अभी अभी मैंने लिखा था वो दिमित्री मेंडेलीव। मेंडेलीव भी बोलते हैं, मेंडेलीव भी लिखा जाता है, राइट। तो दिमित्री मेंडेलीव ने क्या किया है, तो बहुत सिंपल सा एक लॉ बताया है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड टू इट्स प्रॉपर्टी होता है, एंड प्रॉपर्टी बेस्ड करती है एटॉमिक मास के ऊपर। जबकि ये प्रिंसिपल जब दिमित्री मेंडेलीव ने दिया था तो ये उस टाइम सही लगा था, लेकिन आज के जमाने में ये सही प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें करेक्शन आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि करेक्शन क्या थे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखेंगे एंड उस एलिमेंट का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स based on its property and property is depends on atomic mass, right? तो यही है हमारा दिमित्री मेंडेलीव का प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला बेनिफिट, मेंडेलीव ने जो प्रिंसिपल दिया है वो पीरियडिक टेबल के अंदर उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लिया हुआ है। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी एलिमेंट को उसने रिप्रेजेंट किया है।
तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उसने एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है। तो एलिमेंट क्लासिफाइड बाय द मेंडलीव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, याद रखना। सेकेंड, सेम प्रॉपर्टी वाले जितने भी एलिमेंट थे, एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी, उनको सेम प्लेस पे रखा गया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम प्लेस पे रखा गया। तो डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है तो उनको सेम प्लेस पे रखा गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे उनको क्लासिफाई किया गया एंड सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम प्लेस के ऊपर रखा गया। ये सेकेंड पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ उसने जब क्लासिफिकेशन किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस मैंने करी है, ऐसी कितनी लाइंस होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं बेटा। तो कितनी कॉलम होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर? बिल्कुल सही बोला आपने, 18 कॉलम होती है। लेकिन जब मेंडेलीव्स ने इसे क्लासिफाई किया तो मेंडेलीव ने रोमन नंबर दिए 1 to 8। कितने? 1 to 8। तो ये जो कॉलम है इसको हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुप्स, याद रखना। कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। तो 1 to 8 नंबर दिए। ये V जो होता है इसे 5 बोलते हैं, फिर 6, 7 and 8। तो 1 to 8 नंबर दिए गए हैं इस कॉलम को या ग्रुप्स को। लेकिन हमारे तो 18 है, तो इसको किस तरह से क्लासिफाई करें? तो देखो 1 to 7 को थोड़ा सेपरेट करो एंड इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करो। 1 to 7 A एंड 1 to 7 B। अब ये B एंड A क्या है? पीरियोडिक टेबल आप बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 to 7 A लिखा हुआ है, 1 to 7 B भी लिखा हुआ है। मींस फर्स्ट A फर्स्ट B, फिर सेकंड A सेकंड B, थर्ड A थर्ड B, ऐसे डबल टाइम में ये लिखा हुआ है। अब 1 to 7 तक लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितने ग्रुप हुए? 7। 1 to 7 B है तो ये भी कितने हुए? 7। 7 plus 7 कितने हुए? 14। हमको कितने चाहिए? 18। तो बाकी कितने रहे? 4। वो कहाँ है? समझ में आ रहा है पॉइंट? वापिस 1 to 7 को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, A and B। तो ये 7 और ये 7, 14 हो गए। हमें टोटल 18 करने हैं। तो ये जो 14 हुए उसके साथ साथ जो 8 नंबर का ग्रुप है, 8 नंबर का कॉलम है, वो 3 ग्रुप को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। कितने? 3 ग्रुप को इकट्ठा रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर। तो ये 7 and 7 14 and 3 17। अभी और एक रह गया, वो है 0 ग्रुप, 0 कॉलम, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस कॉलम, इनर्ट गैस ग्रुप, राइट। तो वो 18 नंबर का ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां से 7 आ रहे हैं, यहां से 7 आ रहे हैं, यहां से 3 ऐड हो रहे हैं और एक होगा 0 नंबर का, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस ग्रुप, राइट। चलिए अब यहां पर जो ये 1 to 7 है A वाले, वो S and P ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है ये? S and P ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये S and P ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोल सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जबकि 1 to 7 B वाले जो है इसको हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये ब्लॉक क्या है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में भी ये जिक्र किया था मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से उसने क्लासिफिकेशन किया है, अंडरस्टूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें बेनिफिट्स क्या हुए। बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बात करनी है। बेनिफिट्स ऑफ
हम लोग इसका यूज भी बोल सकते हैं कि इसका यूज क्या है। चलो क्लासिफिकेशन तो कर लिया, तो इसके बेनिफिट क्या है, इसके यूज क्या है। बहुत अच्छे यूज है इसके, जिसमें सबसे पहला यूज हम लोग बोल सकते हैं, सबसे बेहतरीन यूज बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक टाइप के प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक प्लेस पे रखा है। इससे बेनिफिट मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को हमने कहां रखा, सेम प्लेस पे रखा। एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी वी पुट एट द सेम प्लेस। तो एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज वी पुट एट अ सेम प्लेस, राइट। इससे बेनिफिट ये हुआ, जैसे कि यहां पर आपके पास है, मान के चलो एल्यूमिनियम, उसके बाद है आपके पास सिलिकॉन। अब एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे जो एलिमेंट होगा या सिलिकॉन के जस्ट नीचे जो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होने वाली है, क्योंकि एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी वी पुट एट द सेम प्लेस। तो एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी, एल्यूमिनियम जैसी। सिलिकॉन के जस्ट नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी, सिलिकॉन जैसी। तो उस एलिमेंट को फाइंड करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जो एलिमेंट नहीं पता है उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मान के चलो मैं आपको एक टास्क दूं कि ऐसे एक बंदे को ढूंढना है जिसका फोटो आपने नहीं देखा है, फोटोग्राफ नहीं देखा है, उसका हुलिया नहीं पता है आपको, वो कहाँ रहता है वो नहीं पता है, कहाँ जॉब करता है वो नहीं पता, कितनी एज का है वो नहीं पता, और आपको उसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बताओ? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हिम। बट यदि मैं आपको उसका हुलिया बताऊं, मान के चलो फोटोग्राफ नहीं दिखाता, लेकिन आपको नेम पता है, जॉब कहाँ करता है वो पता है, वो रहता कहाँ है वो पता है, भले हुलिया थोड़ा सा ही पता है कि इसके कर्ली हेयर है, हाइट इतनी है, एज इतनी है, थोड़ा बहुत पता है, तो आप उसे ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते? आसानी से ढूंढ सकते हो। कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी यदि हमको पता है तो उस एलिमेंट को फाइंड करना आसान है, बहुत आसानी से हम उस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही एल्यूमिनियम के नीचे मेंडेलीफ ने प्लेस को एम्प्टी रखा, सिलिकॉन के नीचे उसने प्लेस को एम्प्टी रखा। मींस ऐसी तो बहुत सारी जगह थी, जैसे कि बोरॉन था तो बोरॉन के नीचे भी उसने प्लेस को एम्प्टी रखा, मैंगनीज था तो उसके नीचे भी उसने प्लेस को एम्प्टी रखा। तो बहुत सारी जगह उसने प्लेस को एम्प्टी रखा और इन सभी प्लेस को उसने नेम दे दिया। जैसे कि एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे का जो प्लेस था उसे बोलते हैं एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के जस्ट नीचे का प्लेस है उसे बोलते हैं एका सिलिकॉन। बोरॉन के जस्ट नीचे एका बोरॉन, एमएन के जस्ट नीचे, मैंगनीज के जस्ट नीचे एका मैंगनीज। अंडरस्टूड? कहने का मतलब यह है, एका वर्ड हम यूज करते हैं। एका का मतलब क्या हो, जर्मन लैंग्वेज है ये। एका का वर्ड होता है नेक्स्ट, एल्यूमिनियम से नेक्स्ट, एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब रहता है या उसका मीनिंग रहता है नेक्स्ट। तो एल्यूमिनियम से नेक्स्ट एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से नेक्स्ट एका सिलिकॉन, बोरॉन से नेक्स्ट एका बोरॉन, मैंगनीज से नेक्स्ट एका मैंगनीज। अंडरस्टूड? तो इस तरह से इन सभी की प्रॉपर्टी हमें पता है, चाहे एलिमेंट पता हो या ना। तो इससे बेनिफिट ये हुआ, ये सारे एलिमेंट बहुत आसानी से फाइंड कर पाए। एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे हमको गैलियम मिला, इसके बाद जर्मेनियम मिला, बोरॉन के जस्ट नीचे स्कैंडियम मिला एंड मैंगनीज के जस्ट नीचे टेक्नीशियम मिला। तो आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि एका एल्यूमिनियम कौन है, तो आंसर क्या होना चाहिए, गैलियम। एका सिलिकॉन कौन है, जर्मेनियम। एका बोरॉन कौन है, स्कैंडियम। एका मैंगनीज कौन है, टेक्नीशियम। याद रखना वर्ड टेक्नीशियम। तो ये सारे एका वर्ड्स यूज करते हुए हम लोगों ने एलिमेंट को फाइंड किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी वी पुट एट द सेम प्लेस। दैट मीन्स हम ऐसे एलिमेंट को फाइंड कर पाए जो हमें नहीं पता थे लेकिन उसकी प्रॉपर्टी हम पहले से जानते थे, तो बहुत आसानी से हम उन एलिमेंट को फाइंड कर पाए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। चलिए, उसके साथ साथ हमको यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी मिली है बेटा। कौन सी लिमिटेशंस है? तो देखो, लिमिटेशंस की बात करें हम लोग, तो यहां पर हमने दो पॉइंट को ध्यान में रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास एंड सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम प्लेस पे रखना, राइट। तो बहुत सारी जगह ऐसी मिली गई जहां पर हमें उस एलिमेंट की पोजीशन हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं इस लॉ के थ्रू। तो दिमित्री मेंडेलिव ने शुरुआत में जो लॉ दिया था उसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मेंडेलिव नहीं बता सकता है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा, जितने भी आइसोटॉप्स हैं, अब आइसोटॉप्स की बात करो तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, दीज आर दी आइसोटॉप्स। तो ये ऊपर का नंबर क्या है बेटा? एटॉमिक मास है। तो ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस आइसोटॉप्स को भी लिखना चाहिए। लेकिन दिमित्री मेंडेलिव ने आइसोटॉप्स को वहां पर कोई पोजीशन नहीं दी है। आइसोटॉप के लिए कोई प्लेस वहां पर रखा ही नहीं है। मींस आइसोटॉप्स को हम लोग वहां पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आइसोटॉप्स को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो आइसोटॉप्स के बारे में ये प्रिंसिपल कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को उसने क्या किया? डिफरेंट प्लेस पे भी रखा हुआ है। कुछ सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को उन्होंने डिफरेंट प्लेस पे रखा है। जैसे कि बात करें तो फर्स्ट नंबर के ग्रुप में उन्होंने गोल्ड को रखा, जबकि यहां पर 8 नंबर का जो ग्रुप है वहां पर उन्होंने प्लेटिनम को रखा। जबकि गोल्ड एंड प्लेटिनम दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम आती। गोल्ड एंड प्लेटिनम की प्रॉपर्टी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रुप के अंदर उन्होंने गोल्ड को रखा एंड 8 नंबर के ग्रुप में उन्होंने प्लेटिनम को रखा। तो डिफरेंट प्लेस पे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को भी कभी कभी अरेंज किया। तो क्यों किया उसकी कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकता। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो है उन्होंने सेम प्लेस पे रख लिया, जबकि उसने लॉ में क्या बताया? सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम प्लेस पे रखेंगे। जबकि यहां पर कुछ जगह पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को उन्होंने कहां रखा है बेटा? सेम प्लेस पे रखा है। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 ले लूं मैं, तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। अब जो ए पार्ट है वहां पर अल्कली मेटल को रखा है, अल्कली मेटल्स को रखा है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। अल्कली मेटल को कहां रखा उन्होंने? ग्रुप नंबर 1 के ए पार्ट में। तो ग्रुप नंबर 1 के बी पार्ट में भी ऐसे ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को रखना चाहिए, जो हम लोग बोल सकते हैं कोइन एलिमेंट्स। कोइन एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जो कोइन बनाने के लिए यूज करते हैं वो कोइन जिससे बनता है वो एलिमेंट। अब कोइन किससे बनता है पता होना चाहिए आपको। तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड से बनता है। अब ये दोनों की प्रॉपर्टी 100% डिफरेंट है, फिर भी उन्होंने ग्रुप नंबर 1 में ही रखा है दोनों को। तो क्यों रखा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये मैं लिमिटेशन की ही बात कर रहा हूं। लिमिटेशन की ही बात चल रही है। यहां पर देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वो होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को फॉलो नहीं किया गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डज नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एट सम प्लेसेस। कुछ जगह ऐसी है जहां पर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। कौन सी जगह है देखते हैं। तो देखो, पहला एक एग्जांपल मैं ले लूं, एग्जांपल नंबर 1, आर्गन एंड पोटेशियम। अब आर्गन एंड पोटेशियम जो है, इसमें आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9, जबकि पोटेशियम का है 39। अब यदि पोटेशियम का कम है तो पोटेशियम पहले होना चाहिए, आर्गन का ज्यादा है तो आर्गन पीछे होना चाहिए। जबकि यहां पर देखो 39.9 को पहले एंड पोटेशियम को बाद में लिखा गया है।
तो ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल का। कोबाल्ट एंड निकल यहां पर है 58.9, जबकि निकल का है 58.6। अब दोनों में बड़ा कौन है देखो, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट निकल के बाद में होना चाहिए जबकि पहले है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जहां पर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 ले ले हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग ले रहे टेल्यूरियम एंड आयोडीन। टेल्यूरियम एंड आयोडीन, टेल्यूरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक मास है 127.6, जबकि आयोडीन का है 126.9, जिसे हम लोग 127 ले रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आयोडीन का कम है, टेल्यूरियम का ज्यादा है, तो आयोडीन पहले टेल्यूरियम बाद में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट मेंडेलिव ने नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी जगह ऐसी है, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम में डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आइसोटॉप्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर को वो ध्यान नहीं दे रहा है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखा है, गोल्ड एंड प्लैटिनम को ऐसा क्यों किया, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम प्लेस पे रखा, जैसे ग्रुप नंबर 1 में ए में अल्कली मेटल और बी में कोई एलिमेंट को रख लिया, कोई मेटल को रख लिया, ऐसा क्यों किया। एंड डज नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एट सम प्लेसेस, कुछ जगह ऐसी है जहां पर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे कि आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन का 39.9, पोटेशियम का 39 वाला उस तरफ होना चाहिए जबकि आर्गन इस तरफ, जबकि ऐसा नहीं किया उसने। कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट इस तरफ होना चाहिए, निकल पहले होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर्स के हिसाब से, एंड आयोडीन पहले, टेल्यूरियम बाद में होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। तो ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें मेंडेलिव एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग आंसर देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आपको ये बहुत अच्छे से नोट करना है, इसे रिमेंबर कर लो, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मुझे ऐसा डाउट है कि कुछ स्टूडेंट काम नहीं कर रहे घर पे। 11 साइंस के अंदर हर रोज आपको जो वीडियो लिंक भेजी जा रही है, क्या आप हर रोज काम कर रहे हो? जितनी भी वीडियो लिंक आपको भेजी जा रही है, तीनों मेन सब्जेक्ट की वीडियो लिंक अभी तो आपको मिल रही है, वो तीनों वीडियो लिंक को बहुत अच्छे से आपको समझना है, उसको नोट डाउन करना है, एंड नोट डाउन करने के बाद उसे रिमेंबर करना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले काम करिए आप लोग, सबसे पहला काम है आपका कि जितनी भी आपको पीडीएफ यहाँ से भेजी जा रही है, जितने भी एमसीक्यू की बुक्स आपके पास है, उसमें जितने भी एमसीक्यू मिल रहे हैं उन सबको सॉल्व करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वही सॉल्व होने चाहिए, नो। बहुत इजी क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन के डिफिकल्ट नहीं होते, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं। अब कभी कभी आप सिर्फ डिफिकल्ट ही काम कर लोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करोगे, तो इजी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे और बाद में आपकी एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन को भी आप देखिए, उसके आंसर को देख लीजिए। यहाँ से अब जैसे ही पीडीएफ मिलेगी उसका सॉल्यूशन के साथ होगी, तो बहुत अच्छे से उसे आप लोग पहले खुद सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन के साथ मैच करके देखिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन के आंसर आप नहीं कर पा रहे हो। सकता है कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट हो जो पॉइंट जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर में भी थोड़ा बहुत बात आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब क्लियर करेंगे हम, तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ये तो सारे पॉइंट हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो अच्छे से कर लो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।